गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं संजय चौधरी आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर स्टडी सर्किल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूले और साथ ही वीडियो को लाइक भी करते रहे। ठीक है दोस्तों, अपन बात कर रहे थे मसाले वाली फसलों के बारे में। तो अपनी जो पिछली क्लास थी अपन ने उसमें क्यूमिन यानी कि जीरे वाली जो मसाली फसल होती है उसके बारे में अपन ने कुछ सामान्य जानकारियाँ प्राप्त की थी। तो उसके बाद में आज अपन पढ़ेंगे धनिया। ठीक है, बीजीय मसाले जो होते हैं उनमें धनिया का प्रथम स्थान आता है। ठीक है दोस्तों, बीजीय मसाले वाली जो फसलें होती हैं उनमें धनिया का प्रथम स्थान माना जाता है। आज अपन उसी के बारे में बात करेंगे, तो देखना। ठीक है दोस्तों, आज अपन धनिया की फसल के बारे में, या मसाले वाली जो मुख्य फसल होती है धनिया, जिसका बीजीय मसालों में प्रथम स्थान आता है, उसकी आज अपन बात करते हैं। ठीक है, तो धनिया का जो वानस्पतिक नाम होता है अपन उसकी बात कर लेते हैं। तो धनिया का जो वानस्पतिक नाम होता है दोस्तों, धनिया का वानस्पतिक नाम होता है कोरिएंड्रेनम सैटाइवम। धनिया का वानस्पतिक नाम होता है कोरिएंड्रेनम सैटाइवम। कोरिएंड्रेनम सैटाइवम धनिया का वानस्पतिक नाम होता है। इसके अलावा यदि अपन बात करें इसके कुल या फैमिली की, तो इसका कुल या फैमिली होती है अम्बेलिफेरी या एपीएसी। अम्बेलिफेरी या एपीएसी। दोस्तों जीरे का कुल भी यही होता है, अम्बेलिफेरी या एपीएसी जीरे का कुल होता है। ठीक है ना, अम्बेलिफेरी जो कुल होता है, अम्बेलिफेरी जो कुल होता है उसका उपकुल माना जाता है एपीएसी को। तो अपने को एपीएसी भी याद रखना है, इसको भी नहीं भूलना है अपने को। ठीक है, अपन बात करते हैं गुणसूत्र संख्या की। तो इसमें गुणसूत्र संख्या पाई जाती है 2n बराबर 22। 2n बराबर 22 धनिया में गुणसूत्रों की संख्या पाई जाती है। और यदि दोस्तों अपन बात करते हैं इसके उत्पत्ति स्थान की, तो इसका उत्पत्ति स्थान हो जाता है भूमध्य सागरीय प्रदेश। भूमध्य सागरीय प्रदेश धनिया का उत्पत्ति स्थान माना जाता है। भूमध्य सागरीय प्रदेश धनिया का उत्पत्ति स्थान माना जाता है दोस्तों। ठीक है, कोरिएंड्रेनम सैटाइवम वानस्पतिक नाम होता है। अम्बेलिफेरी या एपीएसी धनिया का कुल होता है। क्रोमोसोम संख्या यानी कि जो गुणसूत्र संख्या होती है 2n बराबर 22 होती है। और इसका जो उत्पत्ति स्थान है ये भूमध्य सागरीय प्रदेश होता है। ठीक है, इसके अलावा यदि अपन बात करते हैं उपयोगी भागों की, यानी कि जो धनिया होता है इसके उपयोगी भाग कौन कौन से होते हैं, तो धनिया के उपयोगी भाग सबको पता है, पत्तियाँ और बीज। यानी कि धनिया की पत्तियां व बीज उपयोगी भाग होते हैं। आर्थिक महत्व वाले जो भाग होते हैं वो पत्तियां व बीज होते हैं धनिया के। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा अपन बात करते हैं इसके पुष्पक्रम की। ठीक है, धनिया के यदि पुष्पक्रम की अपन बात करते हैं तो इसका पुष्पक्रम होता है, देखो धनिया का पुष्पक्रम ये होता है संयुक्त छत्रक। संयुक्त छत्रक या बात करें तो छत्रक भी कहा जा सकता है इसे। ठीक है, यानी कि इसका जो पुष्पक्रम होता है वो छतरी के समान होता है, इसलिए इसको संयुक्त छत्रक या छत्रक के नाम से जाना जाता है। ठीक है, कोरिएंड्रेनम सैटाइवम इसका वानस्पतिक नाम होता है। अम्बेलिफेरी या एपीएसी कुल होता है। गुणसूत्र 2n बराबर 22। उत्पत्ति स्थान भूमध्य सागरीय प्रदेश। इसके अलावा उपयोगी भाग पत्तियां वो बीज होती है। और पुष्पक्रम जो होता है वो संयुक्त छत्रक या छत्रक कहलाता है। अपन बात करते हैं फल के प्रकार की। तो दोस्तों धनिया के जो फल का प्रकार होता है, देखिए फल प्रकार, तो इसका जो फल प्रकार होता है वो होता है शीजोकार्प। धनिया का फल प्रकार होता है शीजोकार्प, जिसको वेसम स्पोरी के नाम से भी जाना जाता है। वेसम स्पोरी, जिसको वेसम स्पोरी के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान रखना, धनिया का फल का जो प्रकार होता है वो क्या होता है, तो दोस्तों धनिया के फल का प्रकार शीजोकार्प या वेसम स्पोरी होता है। और इसका जो पुष्पक्रम होता है ये छत्रक या संयुक्त छत्रक होता है। ठीक है, उपयोगी भाग पत्तियां व बीज होती है। अब बात करते हैं अपन इसकी बीज दर की। धनिया की जो बीज दर होती है वो कितनी रखी जाती है, तो दोस्तों देखना इसकी जो बीज दर होती है, धनिया की जो बीज दर होती है ये 10 से 15 केजी प्रति हेक्टेयर रखी जाती है।
धनिया की जो बीज दर होती है 10 से 15 केजी प्रति हेक्टेयर रखी जाती है। और इसकी जो दूरी होती है दूरी धनिया की जो एक पौधे से दूसरे पौधे की या एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति की मध्य की जो दूरी होती है ये 30 × 10 सेंटीमीटर रखी जाती है। ठीक है दोस्तों, बीज दर 10 से 15 केजी प्रति हेक्टेयर और जो दूरी होती है वो 30 × 10 सेंटीमीटर रखी जाती है। और गहराई यानी कि धनिया की जो बीजों की गहराई होती है ये लगभग 4 से 5 सेंटीमीटर होती है। यानी कि धनिया के बीजों की जो अपन बुआई करते हैं उनकी जो गहराई रखी जाती है दोस्तों तो वो होती है लगभग 4 से 5 सेंटीमीटर तक होती है। ठीक है, 4 से 5 सेंटीमीटर, या एक तरह से अपन बात करें तो ये 3 से 5 सेंटीमीटर तक भी ये हो सकती है। ठीक है, तो 3 से 5 या 4 से 5 सेंटीमीटर धनिया के बीजों की गहराई होती है। यानी कि अपन भूमि में जो बुआई बीज की जो गहराई रखते हैं बुआई करते समय वो 3 से 5 सेंटीमीटर होती है। और जो इसकी जो बीज दर होती है 10 से 15 केजी प्रति हेक्टेयर और जो दूरी होती है वो 30 × 10 सेंटीमीटर होती है। ठीक है दोस्तों, नोट कर लिया होगा आपने, मैं मिटा देता हूं। इसके अलावा अपन बात करते हैं जो धनिया है उसका बीजीय मसालों में प्रथम स्थान माना जाता है। तो देखिए बीजीय मसालों में प्रथम स्थान, बीजीय मसालों में प्रथम स्थान कौन सी फसल का है? तो दोस्तों बीजीय मसालों में प्रथम स्थान पर जो फसल है वो है धनिया। बीजीय मसालों में जो प्रथम स्थान है वो कौन सी फसल का है? तो बीजीय मसालों वाली जो फसलें होती है उसमें धनिया का प्रथम स्थान आता है। ठीक है दोस्तों, और यदि बात करते हैं धनिया उत्पादन में, तो धनिया उत्पादन में जो राजस्थान है वो प्रथम है। यानी कि भारत में धनिया उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? तो भारत में धनिया उत्पादन में प्रथम स्थान पर राजस्थान राज्य है। भारत में जो धनिया का उत्पादन है, ठीक है, भारत में उत्पादन में प्रथम स्थान, तो भारत में उत्पादन में प्रथम स्थान किसका है दोस्तों? प्रथम स्थान है राजस्थान का। किसका? राजस्थान का। जो अपना जो राजस्थान राज्य है, अपना जो राजस्थान राज्य है ये पूरे भारत का लगभग 50% धनिया का उत्पादन करता है। ब्रैकेट में लिख लेना 50%। ठीक है, यानी कि पहली बात करते हैं अपन बीजीय मसालों में प्रथम स्थान किसका होता है? तो बीजीय मसालों में जो प्रथम स्थान है वो धनिया की फसल का, या धनिया जो मसाले वाली फसल है उसका होता है। और भारत में उत्पादन में प्रथम स्थान, यानी कि भारत में धनिया उत्पादन में प्रथम स्थान कौन से राज्य का है? तो भारत में धनिया उत्पादन में प्रथम स्थान राजस्थान राज्य का है। यानी कि जो संपूर्ण भारत का जो धनिया उत्पादन है वो लगभग 50% धनिया उत्पादन कहाँ पर होता है? राजस्थान में होता है। पूरे भारत का 50% जो धनिया का उत्पादन होता है ये अपने राजस्थान में होता है। ठीक है दोस्तों, और यदि अपन बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान में बात करते हैं अपन, ठीक है, तो राजस्थान में यदि अपन बात करते हैं क्षेत्रफल की, तो क्षेत्रफल है झालावाड़ जिले का। क्षेत्रफल में झालावाड़ जिला प्रथम है। और बात करते हैं अपन उत्पादन की, तो दोस्तों उत्पादन में अपना जो 12 जिला है ये प्रथम स्थान पर है। ठीक है, भारत में यदि धनिया उत्पादन की बात करते हैं तो भारत में धनिया उत्पादन में राजस्थान का प्रथम स्थान है दोस्तों। और यदि अपन बात करते हैं राजस्थान की, तो राजस्थान में क्षेत्रफल में झालावाड़ जिला और उत्पादन में 12 जिला प्रथम स्थान रखता है। ठीक है, और पूरे भारत का लगभग कितना प्रतिशत धनिया उत्पादन होता है अपने भारत में? तो भारत में लगभग भारत का लगभग 50% धनिया का उत्पादन अपने राजस्थान में होता है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं धनिया के जो दाने होते हैं उसमें विशेष प्रकार की जो खुशबू होती है या जो सुगंध होती है वो कौन से यौगिकों की या कौन से रसायनों की उपस्थिति के कारण आती है? तो देखना, वो धनिया के दानों में विशेष, धनिया के दानों में विशेष सुगंध, यानी कि विशेष प्रकार की एक जो सुगंध आती है। ठीक है दोस्तों, धनिया के दानों में एक विशेष प्रकार की जो सुगंध आती है वो किसके कारण आती है? तो दोस्तों ये होती है कॉन्ड्रियोल। धनिया के दानों में क्या? कॉन्ड्रियोल और लिनोलिन व लिनोलिन
एल्केलॉइड्स जो पाए जाते हैं, एल्केलॉइड पाए जाते हैं, ठीक है, उनके कारण धनिया के दानों में विशेष प्रकार की गंध आती है, ठीक है। तो देखना बात करते हैं अपन धनिया के दानों में विशेष सुगंध। तो धनिया के दानों में विशेष सुगंध आती है कॉन्ड्रियोल और लिनोलिन जो एल्केलॉइड्स होते हैं या रसायनों की उपस्थिति के कारण धनिया के दानों में विशेष प्रकार की सुगंध आती है, ठीक है दोस्तों। आगे बात करते हैं अपन धनिया के जो दाने होते हैं उनमें तेल, धनिया के जो दाने होते हैं उनमें तेल की मात्रा की यदि अपन बात करते हैं तो तेल, ठीक है, तेल जो होता है वो कितना प्रतिशत होता है, तो तेल की जो मात्रा होती है वो 0.1 से 1% तक होती है। यानी कि धनिया के दानों में जो तेल की मात्रा पाई जाती है वो कितनी होती है, तो दोस्तों धनिया के दानों में तेल की मात्रा 0.1 से 1% होती है। और जो धनिया के दानों में तेल पाया जाता है 0.1 से 1%, उसमें पाया जाता है कॉन्ड्रियोल। उसमें क्या पाया जाता है, कॉन्ड्रियोल। तो देखना धनिया के दानों में विशेष प्रकार की जो सुगंध होती है ये आती है कॉन्ड्रियोल व लिनोलिन के कारण, है ना। धनिया के दानों में जो सुगंध आती है, विशेष प्रकार की खुशबू आती है, वो कॉन्ड्रियोल व लिनोलिन एल्केलॉइड्स की उपस्थिति के कारण आती है। और धनिया के दानों में तेल की मात्रा कितनी होती है, तो दोस्तों धनिया के दानों में तेल की मात्रा होती है 0.1 से 1%। और उस तेल में कौन सा एल्केलॉइड्स या कौन सा रसायन पाया जाता है, तो धनिया के दानों में कॉन्ड्रियोल नामक रसायन पाया जाता है, ठीक है। और यदि अपन बात करते हैं बीजों की, तो बीजों में कॉन्ड्रियोल व लिनोलिन दोनों रसायन या दोनों एल्केलॉइड पाए जाते हैं, ठीक है। तो इसे फटाफट नोट करो, फटाफट इसे नोट कर लो। और राजस्थान का प्रथम स्थान है क्षेत्रफल में झालावाड़ और उत्पादन में 12 का प्रथम स्थान है, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा अपन बात करते हैं धनिया की जो पत्तियां होती है, धनिया की पत्तियां, धनिया की पत्तियों में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो देखना दोस्तों धनिया की पत्तियां, धनिया की जो पत्तियां होती है ना, धनिया की पत्तियां, तो उनमें क्या होता है, धनिया की पत्तियों में विटामिन ए उपस्थित होता है। क्या उपस्थित होता है, विटामिन ए उपस्थित होता है। और वो जो विटामिन ए की जो उपस्थिति होती है ना, ये लगभग 44% तक होती है, ठीक है दोस्तों। धनिया की पत्तियों में कौन सा विटामिन पाया जाता है, विटामिन ए पाया जाता है। और विटामिन ए की जो उपस्थिति होती है कितने प्रतिशत मात्रा पाई जाती है, तो धनिया की पत्तियों में विटामिन ए की मात्रा 44% तक पाई जाती है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद में अपन इसे नोट डाउन कर लो पहले फटाफट, इसके बाद में अपन बात करते हैं, ठीक है, मिटा देता हूँ। इसके बाद में अपन बात करते हैं खनिज की। तो यानी कि जो खनिज लवण होते हैं, कौन से खनिज लवण होते हैं जो धनियों की पत्तियों में पाए जाते हैं, तो देखना खनिज लवण जो किस में पाए जाते हैं, धनिया की पत्तियों में पाए जाते हैं। कौन से खनिज लवण की उपस्थिति होती है, तो देखना दोस्तों धनिया की जो पत्तियां होती है ना, उनमें खनिज लवण पाया जाता है आयरन, ठीक है। धनिया की जो पत्तियां होती है उनमें खनिज लवण कौन सा पाया जाता है, अपन इसकी बात करते हैं। तो धनिया की पत्तियों में आयरन नामक जो खनिज लवण होता है, ठीक है, जो रक्त की मात्रा बढ़ाने में सहायक होता है, वो खनिज लवण पाया जाता है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद में अपन बात करते हैं परागण की। परागण सब समझते हो, ठीक है, पुष्पन की क्रिया यानी कि प्रारंभ होती है जिसके द्वारा। तो धनिया में परागण किसके द्वारा होता है, तो धनिया जो होती है ना, ये क्या होती है, परपरागित फसल होती है। स्वपरागित नहीं होकर के क्या होती है, परपरागित फसल होती है। यानी कि स्वयं परागण की क्रिया नहीं करते हैं, परपरागित फसल होती है, जिसमें परागण की जो क्रिया होती है ना, ये मधुमक्खियों के द्वारा होती है, ठीक है, मधुमक्खियों के द्वारा। तो दोस्तों धनिया कौन सी फसल होती है, धनिया परपरागित फसल होती है, जिसमें परागण की जो क्रिया होती है, ठीक है, वो किसके द्वारा होती है, तो धनिया में परागण की क्रिया मधुमक्खियों के द्वारा होती है। और खनिज लवण की यदि उपस्थिति की अपन बात करते हैं, तो धनिया की पत्तियों में आयरन नामक खनिज लवण और विटामिन ए लगभग 44% तक पाया जाता है, ठीक है दोस्तों। आगे अपन बात करते हैं जलवायु की, यानी कि जो धनिया की जो खेती होती है ना, वो कौन सी जलवायु में की जाती है, तो अपन यहाँ पे बात करते हैं जलवायु की। तो वही जीरे वाली जो फसल में जलवायु थी वही शुष्क और यानी कि शुष्क जलवायु व ठंडा मौसम, शुष्क जलवायु व ठंडा मौसम धनिया की खेती के लिए सर्वोत्तम होते हैं, ठीक है ना। जलवायु शुष्क जलवायु होती है और ठंडा मौसम धनिया की खेती के लिए उपयुक्त होता है। और यदि अपन बात करते हैं मृदा की, तो जो मृदा है
धनिया की खेती के लिए काली मृदा उपयुक्त होती है। ठीक है, सबसे उपयुक्त जो मृदा होती है धनिया की खेती के लिए वो होती है दोस्तों काली मृदा। क्योंकि देखो धनिया का अपने राजस्थान में जो उत्पादन और क्षेत्रफल था ये कौन से जिलों का था? झालावाड़ का क्षेत्रफल और उत्पादन में 12। तो इन जिलों में कौन सी मृदा पाई जाती है? तो दोस्तों इन जिलों में काली मृदा पाई जाती है। यानी कि राजस्थान का जो हाडोती क्षेत्र है, ठीक है, जिसमें कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ आदि जिले आते हैं, उनकी जो मुख्य मृदा है ना ये होती है काली मृदा। ठीक है दोस्तों, अपन बात कर लेते हैं बुआई के समय की। यानी कि धनिया की जो बुआई होती है ये किस समय की जाती है? तो धनिया की जो बुआई होती है दोस्तों ये लगभग 15 अक्टूबर से 15 नवंबर तक की जाती है। धनिया की जो बुआई की जाती है, धनिया के बीजों की जो बुआई की जाती है 10 से 15 केजी प्रति हेक्टेयर बीज दर प्रयोग में लेते हैं। 3 से 5 या 3 से 4 सेंटीमीटर तक बीजों की गहराई रखी जाती है। 30 × 10 सेंटीमीटर दूरी रखी जाती है। ठीक है, तो उनका जो बुआई का समय होता है ना धनिया की फसल का, ये होता है 15 अक्टूबर से 15 नवंबर। ठीक है ना। और जो धनिया की जो फसल होती है ना ये पाले के प्रति संवेदनशील होती है। यानी कि धनिया की फसल पर पाले का अधिक प्रकोप होता है। ठीक है, तो धनिया की फसल को पाले से बचाने के लिए क्या किया जाता है? तो देखो धनिया की फसल को पाले से बचाने के लिए तो धनिया की जो फसल होती है पाले के प्रति अति संवेदनशील होती है। यानी कि पाले का प्रकोप अधिक होता है इसके ऊपर। ठीक है, तो धनिया की फसल को पाले से बचाने के लिए 0.1% गंधक का जो अम्ल होता है उसका छिड़काव किया जाता है। ठीक है, धनिया की जो फसल होती है उसको पाले से बचाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो 0.1% गंधक के अम्ल का छिड़काव किया जाता है। ठीक है, सुपरवाइजर 2018 या 19 जो भी एग्ज़ाम हुआ था उसमें आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, फसलों को पाले से बचाने के लिए गंधक के कितने प्रतिशत अम्ल का छिड़काव किया जाता है? तो गंधक का जो अम्ल होता है उसकी 0.1% मात्रा रखी जाती है जिसका छिड़काव किया जाता है धनिया की फसल को या सभी फसलों को पाले के प्रकोप से बचाने के लिए। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में यदि अपन बात करते हैं खरपतवार नियंत्रण की, तो धनिया की फसल में जो कोई पर्टिकुलरली कोई मुख्य खरपतवार तो है नहीं, लेकिन जो भी खरपतवार हैं उनसे बचाने के लिए क्या किया जाता है? तो देख लेना यहाँ पे खरपतवार नियंत्रण। तो दोस्तों धनिया की जो फसल होती है उसमें खरपतवारों के नियंत्रण के लिए या खरपतवारों से बचाने के लिए क्या किया जाता है? इसके लिए किया जाता है दोस्तों, एक तो होता है पेंडीमिथेलिन जिसका व्यापारिक नाम होता है स्टाम्प या इसको स्टाम्प F34 के नाम से भी जाना जाता है। तो इसकी जो मात्रा होती है ये 1 से 1.5 केजी प्रति हेक्टेयर के हिसाब से प्रयोग में लाई जाती है। ठीक है दोस्तों, पेंडीमिथेलिन को स्टाम्प M34 के नाम से भी जाना जाता है जिसकी 1 से 1.5 केजी प्रति हेक्टेयर मात्रा प्रयोग में लाई जाती है। और यदि अपन दूसरे खरपतवारनाशी की बात करते हैं तो वह है फ्लूक्लोरेलिन जिसका व्यापारिक नाम होता है बासालिन या बेसालिन। फ्लूक्लोरेलिन या बेसालिन जिसकी 1 केजी मात्रा प्रति हेक्टेयर के लिए प्रयोग में लाई जाती है। ठीक है ना दोस्तों, धनिया में खरपतवार नियंत्रण के लिए कौन कौन से खरपतवारनाशियों को प्रयोग में लाया जाता है? तो एक खरपतवारनाशी है पेंडीमिथेलिन, व्यापारिक नाम ध्यान में रखना स्टाम्प F34 होता है जिसकी 1 से 1.5 केजी प्रति हेक्टेयर मात्रा प्रयोग में लाई जाती है। दूसरा है फ्लूक्लोरेलिन जिसका व्यापारिक जो नाम होता है वो होता है बेसालिन जिसकी 1 केजी प्रति हेक्टेयर की दर से मात्रा प्रयोग में लाई जाती है। ठीक है दोस्तों, खनिज लवणों की यदि अपन बात करते हैं तो कौन सा खनिज लवण होता है? धनिया की पत्तियों में आयरन होता है। परपरागित फसल होती है यानी कि परागण की क्रिया मधुमक्खियों के द्वारा होती है।
इसके अलावा यदि अपन बात करते हैं जलवायु की, तो शुष्क जलवायु और ठंडा मौसम इसकी खेती के लिए उपयुक्त होता है। मृदा होती है काली मृदा सबसे उपयुक्त मानी जाती है। जो लवणीय और क्षारीय मृदाएं होती है वो इसकी खेती के लिए अनुपयुक्त होती है। बुआई का समय 15 अक्टूबर से 15 नवंबर और पाले से बचाने के लिए 0.1% गंधक के अम्ल का छिड़काव किया जाता है। इसके अलावा खरपतवार नियंत्रण पेंडिमेथिलिन और फ्लूक्लोरिन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा अपन बात करते हैं इसकी किस्मों की। तो देखना इसकी जो किस्में होती है कौन कौन सी होती है, मुख्य किस्में बताऊंगा आपको। जो किस्में होती हैं अपन उसकी बात करते हैं। तो दोस्तों किस्में, पहली किस्म है RCR 20 यानी कि राजस्थान कोरिएंडर 20 और RCR 41 यानी कि राजस्थान कोरिएंडर 41। ये क्या है, जो कृषि महाविद्यालय हैं कृषि महाविद्यालय जोबनेर, कृषि महाविद्यालय जोबनेर से विकसित की गई है। ठीक है, अभी वर्तमान समय में जो जोबनेर है वो कृषि विश्वविद्यालय है, लेकिन ये जो किस्में थी जब विकसित की गई थी RCR 20 और RCR 41 यानी कि राजस्थान कोरिएंडर 20 और राजस्थान कोरिएंडर 41, ठीक है, तब ये क्या था, जोबनेर कृषि महाविद्यालय था। तो जब ये कृषि महाविद्यालय था तब ये किस्में विकसित की गई थी और 2013 में ये क्या हो गया, कृषि विश्वविद्यालय हो गया। क्या हो गया, कृषि विश्वविद्यालय हो गया। ठीक है, श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर। ठीक है ना दोस्तों। तो बात करते हैं अपन RCR 20 और RCR 41, ये क्या है, जोबनेर कृषि विश्वविद्यालय मानो चाहे कृषि महाविद्यालय मानो, वहाँ से ये किस्में विकसित की गई है और बहुत ही इंपॉर्टेंट किस्में हैं, कई बार कंपटीशन एग्जामों में पूछी जा चुकी है। ठीक है, इसके अलावा अपन बात करते हैं करण। एक किस्म है करण, जो क्या है, सबसे छोटे बीज वाली किस्म होती है। ठीक है ना, सबसे छोटे बीज वाली धनिया की किस्म होती है, सबसे छोटे बीज वाली किस्म। ठीक है दोस्तों, धनिया की सबसे छोटी बीज वाली किस्म कौन सी है, तो धनिया की सबसे छोटी बीज वाली जो किस्म है वो है करण। इसके अलावा अपन बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट किस्म है ये भी, राजेंद्र स्वाति। राजेंद्र स्वाति किसकी किस्म होती है, धनिया की। ठीक है, राजेंद्र स्वाति। इसके बाद में अपन बात करते हैं दूसरी किस्म है साधना। राजेंद्र स्वाति, साधना, करण, जो कि सबसे छोटे बीज वाली किस्म होती है। ठीक है, इसके बाद में अपन बात करते हैं गुजरात धनिया। गुजरात या फिर GC, गुजरात धनिया 1, 2 और 3, गुजरात धनिया 1, गुजरात धनिया 2 और गुजरात धनिया 3, ये धनिया की किस्में होती है। इसके अलावा अपन बात करते हैं, एक है मेरोकन, मेरोकन, पंत हरितना, मेरोकन, पंत हरितना, ये भी धनिया की प्रमुख किस्में होती है। इसके अलावा बात करते हैं अपन RCR 436, या इससे पहले अपन बात करते हैं पूसा सिलेक्शन। ठीक है, पूसा सिलेक्शन, RCR 436 आदि धनिया की प्रमुख किस्में होती है। ठीक है, RCR 20, RCR 41 जोबनेर से विकसित हैं। ठीक है, इसके बाद में करण सबसे छोटे बीज वाली, राजेंद्र स्वाति, साधना, गुजरात धनिया 1, 2, 3, मेरोकन, पंत हरितना, पूसा सिलेक्शन और RCR 436। इसमें से RCR 20, RCR 41, करण, राजेंद्र स्वाति और साधना, इनको तो भूलना ही मत। ठीक है, इनको तो रट लेना। ठीक है ना, RCR 20, RCR 41, करण, राजेंद्र स्वाति और साधना, इनके ऊपर तो लिख लो, बल्कि MTR यानी कि मुझे तो रट लो, इन किस्मों को तो रट ही लेना। ठीक है ना, बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम ऐसे होते हैं जिनमें ये किस्में कई बार पूछी जा चुकी है। ठीक है दोस्तों, तो अपन इसके बाद में बात करते हैं प्रमुख रोगों की। ठीक है, धनिया के जो प्रमुख रोग होते हैं, ठीक है, उनकी अपन बात करते हैं। ठीक है, रोग,
या फिर बीमारियां भी कह सकते हैं अपन। तो पहला रोग है दोस्तों झुलसा रोग। ठीक है, धनिया का प्रमुख रोग माना जाता है झुलसा रोग, जिसको अपन ब्लाइट के नाम से भी कह सकते हैं। दूसरा है छाछा, या जिसे चूर्णील आशिता रोग भी कहा जाता है। चूर्णील आशिता, जिसे चूर्णील आशिता रोग भी कहा जाता है। ठीक है, झुलसा रोग, छाछा या चूर्णील आशिता रोग। इसके अलावा अपन बात करते हैं उकटा या सूखा रोग की। उकटा या सूखा रोग धनिया का ये भी प्रमुख रोग होता है। यानी कि जो तीनों रोग हैं ये धनिया के प्रमुख रोग माने जाते हैं। झुलसा रोग, छाछा या चूर्णील आशिता रोग और एक उकटा या सूखा रोग। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं इनके नियंत्रण की, यानी कि इनके नियंत्रण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो जो झुलसा रोग होता है उसके लिए अपन प्रयोग करते हैं कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, यानी कि 0.3% कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का प्रयोग किया जाता है दोस्तों झुलसा रोग के लिए। बात करते हैं छाछा चूर्णील आशिता रोग की, तो इसके लिए अपन 0.1% केराथेन और इसके अलावा सल्फर या फिर सल्फर, ठीक है, इनका प्रयोग करते हैं। और उगटा या जो सूखा रोग होता है इसके लिए अपन प्रयोग में लेते हैं वही 0.1% बाविस्टीन। ठीक है दोस्तों, ये धनिया के प्रमुख रोग होते हैं झुलसा रोग, छाछा रोग, छाछा या चूर्णील आशिता रोग या उल्टा या सूखा रोग, जिनके नियंत्रण के लिए झुलसा रोग के नियंत्रण के लिए 0.3% कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, छाछा या चूर्णील आशिता रोग के लिए 0.1% केराटिन या सल्फर प्रयोग में लेते हैं। इसके अलावा उल्टा या सूखा रोग के लिए 0.1% बाविस्टीन अपन प्रयोग में लेते हैं। ठीक है, ये धनिया के प्रमुख रोग है और इनके जो नियंत्रण के लिए जो रासायनिक पदार्थ प्रयोग में लेते हैं वो भी इनके साथ साथ आ गए हैं। अपन बात करते हैं धनिया की उपज होती है वो लगभग अपने को कितने क्विंटल तक प्रति हेक्टेयर में प्राप्त हो जाती है। तो अपन उपज की बात करते हैं तो दोस्तों जो इसकी जो उपज होती है, ये देखो उपज, इसकी जो उपज होती है सामान्य खेती के लिए होती है लगभग 5 से 7 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। यानी कि जो असिंचित क्षेत्र होते हैं, जिन किसानों के पास या जिन क्षेत्रों में सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध नहीं होती है, वहां पर जो अपने को उपज प्राप्त होती है लगभग 5 से लेकर 7 क्विंटल तक अपने को प्रति हेक्टेयर में प्राप्त हो जाती है। तो दोस्तों आगे लिख लेना असिंचित क्षेत्र, असिंचित क्षेत्र। और दूसरी यदि अपन बात करते हैं सिंचित क्षेत्रों की, तो दोस्तों सिंचित क्षेत्रों में अपने को 15 से 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक उपज प्राप्त हो जाती है, सिंचित क्षेत्र। ठीक है, उपज की बात करते हैं तो असिंचित क्षेत्रों में अपने को उपज प्राप्त होती है दोस्तों 5 से 7 क्विंटल प्रति हेक्टेयर, है ना। और इसके अलावा अपन बात करते हैं सिंचित क्षेत्रों में, तो दोस्तों सिंचित क्षेत्रों में 15 से 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उपज अपने को धनिया की प्राप्त हो जाती है ना। तो जो धनिया की जो प्रमुख बातें हैं वो याद करने योग्य, यानी कि जो अपने को लगभग कंपटीशन एग्जाम में जो पूछी जाती है वो एक तो कुल होता है ना, कुल को भी याद रखना। इसके बाद में अपन बात करते हैं पुष्पक्रम, फल प्रकार होता है। इनके अलावा उनमें पाए जाने वाले जो एल्केलोइड्स होते हैं, तेल की मात्रा कितनी होती है, विटामिन ए की मात्रा कितनी होती है ना। इसके अलावा इसकी जो प्रमुख जो किस्में बताई मैंने वो भी आपको डेफिनेटली याद रखनी है ना, क्योंकि ये कई बार कंपटीशन एग्जाम है एग्रीकल्चर से संबंधित, अपने एग्रीकल्चर सुपरवाइजर हैं उनमें तो कई बार पूछी जा चुकी हैं। इसके अलावा जेट, ICAR, BHU, AO आदि कंपटीशन एग्जाम है एग्रीकल्चर से संबंधित, उनमें भी ये किस्में कई बार पूछी जा चुकी है ना। तो अपने को ये तो डेफिनेटली याद ही करनी है। ठीक है दोस्तों, आज की अपनी क्लास थी धनिया की, वो हो गई है कंप्लीट। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना नहीं भूले।